सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। और आज के शानदार सेशन में हम वीनस टेस्ट सीरीज, जो कि एक पेड टेस्ट सीरीज है, इसका पहला मेजर टेस्ट जो मैंने आप सब लोगों के लिए फ्री कर दिया था, आप सब लोगों ने इस टेस्ट को दिया होगा, अपना आकलन किया होगा। अब हम इसका डिटेल सोल्यूशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को इस टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। ये केवल इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड की टेस्ट सीरीज है, एक पेड टेस्ट सीरीज है जिसकी एक निश्चित फीस है। 20 टॉपिक वाइज टेस्ट इसमें होंगे। हर एक टेस्ट में 30 क्वेश्चंस होंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं सबके अलग अलग टेस्ट होंगे। 30 क्वेश्चन हर एक टेस्ट में होगा। 20 मेजर टेस्ट होंगे। मेजर टेस्ट का मतलब बेस्ड ऑन कंप्लीट सिलेबस। जिस प्रकार का टेस्ट आज ये है, इसमें भी 30 क्वेश्चंस होंगे। इस प्रकार से टोटल 30 टेस्ट आपके हो जाएंगे। सबसे बड़ी विशेषता इस टेस्ट सीरीज की ये है, जो बाकी टेस्ट सीरीज से इसको बहुत अलग कर देती है, बहुत अच्छी बना देती है, वो ये है कि आप प्रत्येक टेस्ट की पीडीएफ जिसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। हर एक टेस्ट की आपको पीडीएफ मिलेगी। आप प्रिंट निकलवा लें, अपने पास रख लें, डाउनलोड कर लें, क्योंकि एग्जाम के समय आपको रिवीजन के लिए उसका प्रिंट चाहिए होगा। वो पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए। आप बार बार वीडियो नहीं देख सकते। प्रत्येक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको। उस वीडियो सॉल्यूशन को आप एग्जाम तक कितनी भी बार देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इन सब के अलावा आपको 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये जब आपकी टेस्ट सीरीज हो जाएगी उसके बाद आपको 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। इस प्रकार कुल मिला के आपको 1400 क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत होते हैं 1400 क्वेश्चंस। यदि आपने 1400 क्वेश्चन की क्वालिटी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो फिर आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप इस टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, 95 21 72 54 83। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको एक फ्री टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। वैसे अभी हमने ये फ्री रखा है आज का, और जो भी जानकारी आप चाहेंगे वो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। ये फीस का शेड्यूल है, आप देख लेना इसको। और जो बच्चे आज पहली बार चैनल पे आए हैं उनको बता दूं कि 80% सिलेबस मैंने कंप्लीट करवा दिया है यूट्यूब पे। आप इसकी प्लेलिस्ट देखें और आपको वहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। अब हम इस टेस्ट का सलूशन करते हैं। ये अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर जहाँ जहाँ आवश्यकता हुई अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मैनी कंजंक्शंस हैव बीन यूज्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज। कितने कंजंक्शंस यूज हुए हैं फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज। पैसेज के पहले सेंटेंस में कितने कंजंक्शन यूज हुए हैं, इसका मतलब बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहला सेंटेंस देखेंगे, ये पहला सेंटेंस है और कंजंक्शंस को अंडरलाइन करते चलेंगे। एलिजिबल राइटिंग मीन्स नॉट ओनली बट ऑल्सो। एक कंजंक्शन ये हुआ, नीट एंड क्लीन, एक एंड ये हुआ, और आगे भी देखिएगा एक आपको ये मिलेगा, नीट एंड क्लीन। इस प्रकार से इस सेंटेंस में 3 कंजंक्शंस हैं। अब आपके कंफ्यूज शुरू होते हैं कि सर 3 कैसे हैं, 4 कैसे। मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले बच्चे के दिमाग में आएगी कि सर नॉट ओनली बट ऑल्सो एक कंजंक्शन है या 2 कंजंक्शन है। पहली बात क्लियर हो गई। ये आप जान लें कि नॉट ओनली बट ऑल्सो एक कंजंक्शन है। इनको कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं, और जितने भी कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं उनकी एक गिनती होती है, यानी एक में उनकी गिनती होती है। और कौन कौन से होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस, जिस प्रकार से आइदर और है, EITHER, आइदर और भी एक कंजंक्शन है। क्लियर है। नाइदर नॉर, ये भी क्या है, एक कंजंक्शन है, नाइदर नॉर। ठीक है। नो सूनर देन, नो सूनर देन भी एक ही कंजंक्शन है। हार्डली वेन या स्केर्सली वेन, ये भी एक ही कंजंक्शन है। तो एक तो ये आपका कंफ्यूज बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी बात,
नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन लिखा हुआ उसमें। एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर नीट एंड क्लीन में कंजंक्शन कहाँ है। ये एंड जो है ये कंजंक्शन है। उस बच्चे का कहना था कि सर ये फ्रेज है, तो फ्रेज में कंजंक्शन नहीं होता है, ऐसा नहीं है। एंड जहां कहीं भी आपको दिखे, चाहे वो फ्रेज में दिखे, कहीं भी दिखे, वो कंजंक्शन होता है और ये एंड कंजंक्शन ही है। क्लियर हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, कई बच्चों के दिमाग में आया कि सर यहां भी नीट एंड क्लीन था, यहां भी नीट एंड क्लीन था, क्या हम इसको 2 बार काउंट करें? हाँ, आप इसको 2 बार काउंट करेंगे। इस तरीके से इसका सही आंसर बी हो गया। आशा करता हूं कि आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि आपको कोई कंफ्यूज रह गया हो तो आप मुझे जरूर मैसेज करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जरूर उसका समाधान करूं। इफ योर कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इट कैनॉट बी कंप्रेहेंसिव टू अदर्स ड्यू टू योर डिस्पर्स्ड आइडियाज। क्लियर है ये सेंटेंस? क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है आइडेंटिफाई द लिंकिंग डिवाइस यूज्ड इन द अबव सेंटेंस इम्प्लाइंग रीजन। आप पे जल्दबाजी नहीं करें। कई बार बच्चों को लगेगा कि आइडेंटिफाई द लिंकिंग डिवाइस और शुरू में ही लिंकिंग डिवाइस इफ है। पहला ऑप्शन भी इफ हो सकता है, ठीक है, ये ए ऑप्शन था। पहला ऑप्शन भी इफ हो सकता है, तो आप कहेंगे सर इफ है। नहीं, पूरे सेंटेंस को आप आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। आइडेंटिफाई द लिंकिंग डिवाइस यूज्ड इन द अबव सेंटेंस इम्प्लाइंग रीजन। उस लिंकिंग डिवाइस को ढूंढना है जो रीजन बता रही हो, कारण बता रही हो। इसमें 2 लिंकिंग डिवाइस है, एक इफ है और एक ड्यू टू है। इफ जो लिंकिंग डिवाइस है वो आपको कंडीशन बताती है, शर्त बताती है। तो यदि यहां कंडीशन लिखा होता तो आपका आंसर क्या हो जाता? इफ हो जाता। लेकिन यहां लिखा हुआ क्या है? रीजन। तो ड्यू टू जो है वो रीजन बताता है, इसलिए सही आंसर इसका बी हो गया। ये भी क्लियर हो गई चीज। आगे देखिएगा। The emotions attached to average man being suitable to your writing। क्वेश्चन जो ये है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले टॉपिक से है। इसमें जो सब्जेक्ट है ये इमोशंस है, ये इसका वास्तविक सब्जेक्ट है। इमोशंस क्यों है इसका वास्तविक सब्जेक्ट? देखिएगा, सामान्यतः नियम ये होता है कि वे सब्जेक्ट्स जो प्रेपोजिशन से मिलके बने होते हैं उनमें सब्जेक्ट जो वास्तव में जो नाउन होता है वो प्रेपोजिशन के पहले वाला होता है। क्लियर है? इसमें इमोशंस है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। अब देखते हैं प्लूरल। इसमें एक तो ये प्लूरल है आर और एक है प्लूरल है। क्लियर है? आर के बाद में बीन आने का कोई मतलब नहीं है, तो क्या आएगा? हैव के बाद बीन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैव बीन। दिस इज एम्यूलेट। एम्यूलेट का मतलब होता है ज्वेलरी ऑर्नामेंट। ठीक है, ये जो वर्ड है इसको ध्यान देना। दिस इज द एम्यूलेट, ये ऑर्नामेंट होता है। दैट योर राइटिंग, आगे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको यहां वर्ब भरनी है। क्लियर है? ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। ये दैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में नियम ये होता है कि उससे पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब आती है। जिस प्रकार से दे, हु, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट होगा। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाले के अनुसार क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। दैट हो गया, विच हो गया, ये सब के सब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो ये सिंगुलर है तो इसमें वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। इनमें एक ये ही वर्ब सिंगुलर है। जब प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है तो सिंगुलर के साथ एस लगती है, एस इसके साथ है, तो इसका सही आंसर मेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रीस्ट टोल्ड मी आई शुड हैव फेथ। प्रीस्ट ने मुझे कहा कि मुझे विश्वास रखना चाहिए। अगले आदमी ने फिर आंसर दिया आई हैव फेथ, मुझे विश्वास है, दैट माई सन विल डू वेल इन स्कूल दिस ईयर। देयरफॉर, इसलिए द प्रीस्ट शुड बी हैप्पी विद मी, इसलिए प्रीस्ट मेरे साथ खुश होना चाहिए। अब देखिएगा इसमें एक फेथ वर्ड ये है, एक फेथ वर्ड ये है। इस फेथ वर्ड का विश्वास यहाँ जो प्रीस्ट पुजारी ने कहा था उसमें कहा था कि आपको भगवान में विश्वास रखना है, भगवान में आपको फेथ रखना है। और इस आदमी ने इसको क्या समझा? फेथ, कि हाँ मेरा विश्वास है कि मेरा बेटा इस बार क्लास में अच्छा करेगा, स्कूल में अच्छा करेगा,
तो इस एक वर्ड के दो मीनिंग हो गए। और जब डबल मीनिंग वर्ड्स यूज हों, एक के दो शब्द काम में लिए हों एक जैसे ही, सेम शब्द को दो बार काम में लिया गया हो और उसके अलग अलग मीनिंग हो, ऐसी स्थिति में जो फैलेसी होती है वो होती है फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। क्लियर है? या फिर एक ही शब्द के दो अर्थ, अगला कुछ कहना चाह रहा हो और सुनने वाला कुछ अलग समझ ले, उस स्थिति में क्या होती है? फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन होती है या फिर फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी होती है। ऑप्शन में फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी होता तब भी ये ऑप्शन होता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है आपका अनसीन पोइम। अनसीन पोइम में भी 5 क्वेश्चंस आते हैं। हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हमें इसमें करने हैं। पहले अनसीन पोइम को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं। राइमिंग स्कीम ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट इज एक्सट्रैक्ट की राइमिंग स्कीम क्या है? राइमिंग स्कीम पहचानने में शायद ही किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, क्योंकि अब आप लोगों ने अपनी तैयारी अच्छी कर ली होगी, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको आने ही चाहिए। सिंसियर, उसके बाद में टीयर, तो ये ए मान लेते हैं, इसको भी ए मान लेते हैं। सेंट ये बी है, फ्रेंड ये भी बी है, तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही गैव टू मिजरी ऑल ही हैड अ टीयर। आपको बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुआ है। द फिगर ऑफ स्पीच अप्लाइड इन द लाइन इज। मिजरी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसका पहला जो लेटर है कैपिटल है। जब बीच में कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज हो या फिर इस प्रकार से कोई शब्द यूज हो जिसका पहला लेटर कैपिटल हो, तो आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। वो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल होता है, उसको पर्सोनिफाई किया जाता है। तो ये जो है ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। आप सब जानते हैं पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। जब नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग क्वालिटीज दे दी जाती हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। लार्ज वॉज हिज बाउंटी, इज सॉल सिंसियर। आपको बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। सिमिली कहीं नहीं दिख रहा है। उसके बाद मेटाफर, ये यहां इसमें मेटाफर भी है। सॉल सिंसियर, सिंसियर सॉल को सिंसियर बताया गया है। ये जब भी एडजेक्टिव यूज होते हैं तो एक मेटाफर का प्रकार ये भी होता है कि बाय यूजिंग एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव यूज करके भी मेटाफर का प्रयोग किया जाता है। तो ये मेटाफर का एग्जांपल है। फिर अलिट्रेशन, तो से और से की साउंड आ रही है तो अलिट्रेशन भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एंड सी। क्लियर है चीजें? आगे बढ़ते हैं। Which of the following has been personified in the above extract? इसमें कौन कौन से या कौन सा पर्सोनिफाई किया हुआ है, तो अपन इसको देखते हैं। यहां अपना आता है एक्सट्रैक्ट, इसमें दो को पर्सोनिफाई किया हुआ है। पहला मिजरी और दूसरा हेवन। ये देखिएगा एम कैपिटल है, यहां एच कैपिटल है, दोनों को ही पर्सोनिफाइड किया हुआ है। तो इसका सही आंसर इसके अनुसार ये अपन देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन था एक बार देखते हैं। ये क्वेश्चन है तो इसमें बोथ ऑफ दीज आ जाएगा। क्लियर है? सी आंसर इसका सी हो जाएगा। Whom did the poet give all he had? ये इसका क्या समझे आप उसे, कंप्रहेंशन का क्वेश्चन है। तो इसमें वो सब कुछ किसको दे देता है? Whom did the poet give? तो मिजरी को दे देता है। लेता कहां से है? हेवन से लेता है। तो इसका सही आंसर ये हो गया। अब अपन इसको आगे बढ़ते हैं। In short periods, not regularly, is expressed by the idiom. इडियम पूछे जाने का एक ये भी तरीका हो सकता है। आपको इडियम देके मीनिंग पूछ सकता है और मीनिंग देके उसका अर्थ देके आपसे इडियम्स पूछ सकते हैं। तो ये नीचे 4 इडियम्स हैं, आप इनमें से बताइए कि कौन से का अर्थ ये है। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है बहुत साधारण आदमी, ऑर्डिनरी पर्सन, कॉमन पीपल। किसी भी बड़ी संस्था के जो साधारण आदमी होते हैं, एक तो टॉप क्वालिटी के आदमी होते हैं, टॉप पे जो होते हैं, एक बहुत साधारण आदमी होते हैं, उसको रैंक एंड फाइल कहते हैं। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब होता है इरेगुलरली, नॉट रेगुलर, कभी कभार। वो आदमी कभी कभार पढ़ लेता है, तो ही रीड्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। कभी कभार कमा लेता है, तो ही अर्न्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो ये इसका आंसर भी हो गया। एवरी बिट, एवरी बिट का मतलब होता है थोड़ा सा। एवरी बिट का मतलब होता है थोड़ा सा, बहुत ही कम मात्रा में
और बहुत ही कम अनुपात में कह दो, बहुत ही कम मात्रा में कह दो, उसको क्या कहते हैं? अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा, टू ए वेरी स्मॉल डिग्री, थोड़ी सी डिग्री तक, तो उसको वी कहते हैं, वी बिट। जिस तरीके से आई एम अ वी बिट कंफ्यूज टुडे, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। बच्चे कई बार कहते हैं सर जी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो वो कहेंगे सर आई एम अ वी बिट कंफ्यूज्ड इन दिस क्वेश्चन, तो इसका ये हो जाएगा आउट ऑफ द वर्ल्ड। आउट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है खतरे से बाहर आ जाना। सर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है, अब मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, इसलिए आई एम आउट ऑफ वुड नाउ, अब मैं खतरे से बाहर आ गया हूं। मैंने आजकल बहुत अच्छा पढ़ना शुरू कर दिया है, मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है। आई एम आउट ऑफ वुड नाउ। एक बीमार आदमी था जो अब खतरे से बाहर है, ही इज आउट ऑफ वुड, तो ये हो गया। तो आपके जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिएगा, यू सपोर्ट योर ओल्ड पेरेंट्स, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, मॉरल ड्यूटी है, मॉरल ऑब्लिगेशन है। और मॉरल ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए ought to का प्रयोग किया जाना चाहिए या फिर शुड का प्रयोग किया जाना चाहिए। दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, दोनों ऑप्शन में हो तो बोथ ऑफ दीज भी लिखा जा सकता है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में हो तो वो इसका सही आंसर हो सकता है। ही गेट माई हेल्प आई हैव प्रोमिस्ड, मैंने उसको वादा कर दिया था कि उसको मेरी हेल्प मिलेगी। प्रॉमिस के लिए सेल या विल का प्रयोग होता है। आई और वी के साथ मॉडल की स्थिति में विल का प्रयोग होता है और बाकी सबके साथ सेल का प्रयोग होता है, तो मॉडल में ही के साथ सेल का प्रयोग होगा, तो इसका सही आंसर सेल हो जाएगा। ए ड्रामा इज द पोर्ट्रेयल ऑफ, ड्रामा किसका पोर्ट्रेयल होता है ये पूछा गया है। तो ड्रामा में फिक्शन भी होती है, हो सकती है, ड्रामा में नॉन फिक्शन भी हो सकता है, ड्रामा पोइट्री में भी हो सकता है, ड्रामा प्रोज में भी हो सकता है। ठीक है, ड्रामा से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स हैं, ट्रेजेडी से संबंधित हैं कुछ, जिस तरह से हमासिया है, पेरिपेटिया है, तो आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ड्रामा से क्वेश्चन आ सकता है इस बार। वैसे हमने लिटरेरी टर्म्स का एक अच्छा सा वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे दिया हुआ है, यदि आपने नहीं देखा तो जरूर देखना चाहिए आपको वो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अभी? बोथ ऑफ दीज, इसमें फिक्शन बताया हुआ। पेट्रार्कन प्रेजेंट्स एन आर्ग्यूमेंट, पेट्रार्कन सोनेट की बात है। ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चंस और सम अदर आंसरेबल चार्जेस इन ऑक्टेव, ऑक्टेव में ऐसा होता है। उसके बाद फिर क्या होता है? अकर्स बिटवीन द 8th एंड द 9th लाइन, 8वीं और 9वीं लाइन के बीच में एक चेंज आता है, उस चेंज को वोल्टा कहते हैं। टर्निंग पॉइंट आता है, उस टर्निंग पॉइंट को वोल्टा कहते हैं। वोल्टा से क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, ये पेट्रार्कन सोनेट की एक विशेषता होती है, इसको टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है, वोल्टा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये इसका सही आंसर हो गया। बाकी आगे देखते हैं। A speech sound in the production of which there is no obstruction or narrowing, एक ऐसा स्पीच साउंड जिसके प्रोडक्शन में कोई बाधा नहीं होती है, कोई सिकुड़न नहीं होता है, so as to cause no friction, फिर कोई फ्रिक्शन भी नहीं होती है। तो ये वाउल की डेफिनेशन है। देखो हमने कोशिश ये की है, टेस्ट सीरीज में भी हमने फेनेटिक्स पे 2 यूनिट टेस्ट रखे हैं, बाकी सब में 1-1 रखा है, फेनेटिक्स में 2 रखा है, क्योंकि पहले वाले जो यूनिट टेस्ट होगा उसमें सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चंस 30 डाले जाएंगे और दूसरे में फिर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस यानी साउंड के क्वेश्चंस फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन जो है ये थियरी का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए वाउल की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये वाउल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी वाउल, इनमें से कौन सा सेमी वाउल है? सेमी वाउल 2 होते हैं, एक ये वे और एक ये को इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, ऐसे नहीं लिखा जाना चाहिए। पिछले टेस्ट में मिसप्रिंट हो गया था, हमने ऐसे लिख दिया था इसी टेस्ट में, अब इसको सुधार कर दिया है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ऑफ दीज हो जाएगा। ये और ये दोनों क्या है? सेमी वाउल्स हैं। फाइंड द कॉमन साउंड इन द फॉलोइंग वर्ड्स, इनमें कॉमन साउंड ढूंढनी है आपको इन वर्ड्स में। पॉसिबल और टेरेबल में कौन सी है? ट्रांसक्रिप्शन करके देखना पड़ेगा, और ट्रांसक्रिप्शन ये है, पॉसिबल का ये है पौ, ठीक है, ओके है भैया, ठीक है, पौ, से, ए, बे, ए और ले, पॉसिबल, तो ये साउंड है इसमें। और टेरेबल का क्या होता है? टे, ये मात्रा, रे, ए, बे, ए और ले, टेरेबल।
तो जो कॉमन साउंड है वो ये साउंड है, ये साउंड इसमें कॉमन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ये कॉमन साउंड है। उसके बाद देखिएगा द अंडरलाइंड साउंड इन द फॉलोइंग वर्ड, ये देखिएगा वर्ड आपके पास क्या है, प्रोलॉन्ग है। इसको प्रोलॉन्ग नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रोलॉन्ग कहेंगे। इसको ए की साउंड है, प्रोलॉन्ग, इस प्रकार से लिखा जाता है ये प्रोलॉन्ग, ठीक है। तो ये ए की साउंड है, आपसे पूछा यही था, तो ये ए है, इसमें देखो ओ को अंडरलाइन किया हुआ है, ये था इसमें। क्लियर हो गई चीजें। बहुत सारे बच्चे कल मैसेज कर रहे थे, टेस्ट सीरीज वाले बच्चे, कि सर हमें साउंड में प्रॉब्लम है। बेटा ये प्रैक्टिस वाला मैटर है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हालांकि इसका वीडियो हम कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पे जल्दी ही आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया जाए, इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल जाए तो ठीक रहेगा। सफिस, द अंडरलाइंड साउंड इन द फॉलोइंग वर्ड इज सफिस। इसमें ए को अंडरलाइन किया हुआ है, इसका भी ट्रांसक्रिप्शन देखना पड़ेगा। इसका ट्रांसक्रिप्शन ये होता है सफिस, ठीक है। तो ये साउंड है और ये डी ऑप्शन में है, तो इसका सही आंसर डी हो गया। अब देखिएगा आगे कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट समेटिव इवेल्युएशन। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर बच्चों ने जब कल टेस्ट दिया था, टेस्ट सीरीज वाले बच्चों ने, तो पेडागोजी का उनका क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे थे, क्योंकि पेडागोजी के उन लोगों ने यूनिट टेस्ट दे लिए थे। जो टॉपिक वाइज टेस्ट है पेडागोजी के हो गए थे, तो पेडागोजी में शायद ही किसी को दिक्कत आई हो। सेमेटिव के बारे में कौन सी बात ठीक नहीं है, इट इज टर्मिनल इन नेचर। ये नेचर में टर्मिनल होता है, बिल्कुल टर्मिनल होता है, क्योंकि इट कम्स एट द एंड ऑफ द कोर्स, ये कोर्स के एंड में आता है, कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। इट इज जजमेंटल होता है कैरेक्टर में, क्योंकि इन द सेंस इट जजेज द अचीवमेंट्स, ये अचीवमेंट को जज करता है ऑफ द पुपिल्स, पुपिल की जो अचीवमेंट उन्होंने ले ली है उसको जज करता है। इट व्यूज इवेल्युएशन एज ए प्रोडक्ट, देखो ये इवेल्युएशन को प्रोडक्ट मानता है, जबकि फॉर्मेटिव में प्रोसेस होती है। एज इट्स चीफ कंसर्न इज टू पॉइंट आउट, इसका मुख्य जो कंसर्न होता है वो पॉइंट आउट करना होता है, क्या, द लेवल ऑफ अचीवमेंट, अचीवमेंट का लेवल पॉइंट आउट करता है ये, तो ये भी ठीक बात है, डी देखेगा। इट कैन बी बेस्ड ऑन टीचर्स ऑब्जर्वेशन ओनली, नहीं ये नहीं है, ये केवल टीचर के ऑब्जर्वेशन पे नहीं होता है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं ये, तो ये इसका सही आंसर है आपके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार। उसमें नहीं पूछा था तो ये डी आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। इस प्रकार के क्वेश्चंस डालने की वजह ये होती है कि एक ही क्वेश्चन में आपको 3 4 5 चीजें समझ आ जाएं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो किसी भी प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर पाएंगे। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ये लर्निंग प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट होता है, अभिन्न हिस्सा होता है, बिल्कुल ठीक बात है। इट अकर्स फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये बार बार होता रहता है ड्यूरिंग द कोर्स, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। इट्स रिजल्ट्स आर इमीडिएटली मेड नॉन टू द लर्नर्स, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो तुरंत बता दिए जाते हैं, हाँ, ताकि उन पे सुधार किया जा सके। इट डज नॉट प्रोवाइड कंटिन्यूअस फीडबैक, डज नॉट लिखा हुआ है, नहीं, प्रोवाइड करवाता है कंटिन्यूअस फीडबैक टू लर्नर्स और टीचर्स, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें हमने रेमेडियल टीचिंग को बहुत अच्छे से एक ही क्वेश्चन में समेटने का प्रयास किया है। रेमेडियल टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज, ये रेमेडियल टीचिंग के अलग अलग नाम हैं, डेवलपमेंटल टीचिंग, बेसिक स्किल टीचिंग, कंपनसेटरी टीचिंग, प्रिपरेटरी टीचिंग, ठीक है, एकेडमिक अपग्रेडिंग टीचिंग, ये सब रेमेडियल टीचिंग के अलग अलग नाम है। स्पेशल एजुकेशन इज डिजाइंड स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, ये बिल्कुल ठीक बात है। आप रेमेडियल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन में अंतर समझिएगा। रेमेडियल एजुकेशन वाले वीडियो में हमने आपको समझाया भी है, स्पेशल एजुकेशन जो होती है वो स्पेशली नीड बच्चों के लिए होती है, जिनकी विशेष आवश्यकताएं होती हैं, जो शारीरिक रूप से अपंग होते हैं या फिर इस प्रकार की स्थिति में होते हैं, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन होती है, तो वो उनके लिए ठीक है। जबकि रिमेडियल एजुकेशन कैन डिजाइन फॉर एनी स्टूडेंट, रिमेडियल एजुकेशन किसी के लिए भी हो सकती है, विद और विदाउट स्पेशल नीड, जिसकी स्पेशल नीड है उनके लिए भी, और जिनकी स्पेशल नीड नहीं है लेकिन फिर भी उसके समझ नहीं आया, फिर भी कमजोर रह गया, तो उसके लिए भी ये हो सकता है, तो ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेटेजी इन रेमेडियल टीचिंग, आपको रेमेडियल टीचिंग और CLT की क्लासरूम एक्टिविटीज देख लेनी चाहिए। तो ये IEP इसकी स्ट्रेटेजी है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, PS सपोर्ट प्रोग्राम भी है, PS सपोर्ट प्रोग्राम साथियों की सहायता से,
रिवॉर्ड स्कीम, ये भी है इसका। रिवॉर्ड स्कीम को इंसेंटिव स्कीम भी कह सकते हैं। असाइन ए लॉट ऑफ होमवर्क, ये नहीं है, बहुत ज़्यादा होमवर्क देके आप किसी बच्चे को इंप्रूव नहीं कर सकते। ट्रांस लैंग्वेजिंग इज कंसीडर्ड, ये मल्टीलिंगुअलिज्म में ट्रांस लैंग्वेजिंग होती है, एक भाषा से दूसरी भाषा में मतलब उसका रूपांतरण किया जाता है, ट्रांसलेशन होता है। ये हेल्पिंग टूल है इन फेसिंग मल्टीलिंगुअलिज्म, बिल्कुल ठीक बात है। न्यूट्रल नहीं है, ये हिंड्रेंस भी नहीं है, बाधा भी नहीं है, तो ये इसका सही आंसर हो गया कि इससे उसको फेस करने में मदद मिलती है, मल्टीलिंगुअलिज्म को फेस करने में मदद मिलती है। व्हाट डज मल्टीलिंगुअलिज्म एम्स एट, मल्टीलिंगुअलिज्म का मकसद क्या होता है? ये पहला, वैल्यू और यूज ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ ईच लर्नर, सभी बच्चों के लैंग्वेजेस को यूज किया जाए इन क्लासरूम एज फार एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो यूज किया जाए, बिल्कुल ठीक है, ये मकसद है उसका। प्रपोज क्लियर एंड रियलिस्टिक लर्निंग गोल्स, ये भी ठीक है, एकदम क्लियर और रियलिस्टिक वास्तविक गोल्स को प्रस्तुत किया जाए। एंड इंश्योर दैट लर्नर्स अंडरस्टैंड देम, और ये तय किया जाए कि बच्चे उसको समझ भी जाएं, इसलिए उनकी भाषा में बताया तो वो समझ जाएंगे। टू दैट इफेक्ट, उसी प्रभाव के लिए यूज द लैंग्वेज रिसोर्सेस अवेलेबल, जो भी लैंग्वेज रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं वर्चुअल और फिजिकल, उन सबको काम में लिया जाए। तो इसका सही आंसर क्या है? डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट CLT, CLT के बारे में कौन सी बात ठीक नहीं है? देखते हैं। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग लुक्स एट लैंग्वेज यूज, वो लैंग्वेज की तरफ देखती है, लैंग्वेज यूज को इन कंटेक्स्ट में भी, संदर्भ में भी, बोथ लिंग्विस्टिक एंड सिचुएशनल, भाषाई तरीके से भी और परिस्थितिवश भी, यानी दो तरीके से वो भाषा के यूज को देखती है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। द गोल ऑफ CLT फॉर लर्नर्स इज टू एक्वायर, CLT में जो लर्नर्स का गोल होता है वो क्या होता है? टू एक्वायर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ये होता है, सही बात है। CLT फोकसेस ऑन द ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन टेक्स्ट, नहीं, ऐसा नहीं होता है कि वो अनुवाद पे ध्यान देती है, ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन टेक्स्ट ऐसा नहीं है, तो ये नहीं, ये आंसर हो जाएगा। डिस्कशन आर मेजर पार्ट ऑफ CLT, बिल्कुल ठीक बात है, CLT में डिस्कशन को ध्यान दिया जाता है, डिस्कॉस को और डिस्कस को। आगे देखिएगा। टिपिकल क्लासरूम एक्टिविटीज इन CLT इन्वॉल्व्स, तो इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज ये एक हिस्सा होती है CLT का। जिग्सो एक्टिविटीज, ये भी एक एक्टिविटीज होती है, इसमें क्लास में दो भागों में बांट दिया जाता है, कुछ इंफॉर्मेशन किसी के पास होती है, किसी के पास होती हैं, तो फिर कम्युनिकेशन से वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। टास्क कंप्लीशन एक्टिविटीज ये भी होती है। स्पीच बाय द टीचर वाइल स्टूडेंट लिसन पैसिवली, ऐसा नहीं होता है कि टीचर स्पीच कर रहा है, बच्चे पैसिवली सुन रहे हैं, ये CLT में नहीं होता है, तो ये आंसर है। अब दो अंतिम क्वेश्चन हैं, कई बच्चों को इन क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूज था, तो हम इनको क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेडागोजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, अब देखो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन है ये दो। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को दो भागों में बांटा जाता है, पहले पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स और दूसरे लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स, बस यही क्वेश्चन था। सारे के सारे प्रिंसिपल तो सारे ही हैं, लेकिन इसमें कुछ पेडागोजिकल हैं और कुछ लिंग्विस्टिक्स हैं। पहले आप समझ लो, पेडागोजिकल जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो किसी भी बच्चे को मोटिवेट करने से संबंधित होते हैं, उनमें कोऑपरेशन की भावना बढ़ने से संबंधित होते हैं, उनको आत्म जागरूक करने से संबंधित होते हैं, उनकी हाई एक्सपेक्टेशन बढ़ाने के लिए होते हैं, ये पेडागोजिकल होते हैं। लिंग्विस्टिक जो होते हैं वो भाषा विज्ञान से संबंधित होते हैं, जिस तरीके से LSRW को फॉलो किया जाए, ये क्या है? लिंग्विस्टिक्स है, क्लियर है। उसके बाद में प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर का मतलब होता है सही क्रम से चीजों को रखा जाए। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ये हो सकता है, मल्टीपल लाइन अप्रोच हो सकती है, प्रियोरिटीज ऑफ लैंग्वेज स्किल्स हो सकती है, ये सारे लिंग्विस्टिक्स हैं। तो आप इस अंतर को क्लियर कर लेना कि प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश को दो भागों में बांटा जाता है, एक पेडागोजिकल और दूसरा लिंग्विस्टिक्स। इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे थे कि सर जी ये तो प्रिंसिपल है और आपने इसको गलत कैसे मान लिया। हमने प्रिंसिपल में भी ये पूछा है कि देखो इसमें जो पूछा वो क्या पूछा है, पेडागोजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश पूछा है, ठीक है। पेडागोजिकल मैंने आपको बता दिया, पहला क्या है? डेवलप रेसिप्रोसिटी एंड कोऑपरेशन अमंग द स्टूडेंट्स, बच्चों में एक दूसरे के प्रति विश्वास और कोऑपरेशन बढ़ाना, ये पेडागोजिकल है। रिस्पेक्ट डाइवर्स टैलेंट्स एंड वेज ऑफ लर्निंग, ये पेडागोजिकल है, अलग अलग तरीके सीखने के, उनका सम्मान करना। डोंट इनकरेज स्टूडेंट्स, बच्चों को इनकरेज नहीं करना टू चैलेंज द आइडियाज ऑफ द टीचर,
नहीं, ये पेडागोजिकल प्रिंसिपल नहीं, ये है कि इंकरेज द स्टूडेंट्स टू चैलेंज द आइडियाज ऑफ द टीचर्स, आइडियाज ऑफ द स्टूडेंट्स, एक दूसरे के आइडियाज को चैलेंज करेंगे तब जाके नई चीजें सीखेंगे। कम्युनिकेट हाई एक्सपेक्टेशंस, बच्चों में उच्च आशावादी बनाएं उनको। ये सारे के सारे पेडागोजिकल्स हैं, इनमें कोई भी एक लिंग्विस्टिक्स नहीं है, ये नहीं है क्योंकि इसमें डोंट है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को आप आराम से कर देंगे 30 वाले को। क्या है देखिएगा, इसमें ये 30 आना चाहिए था इसमें, क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश? तो लिंग्विस्टिक कौन सा नहीं है ये पूछा है। ये देखो लिंग्विस्टिक है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, ये प्रियोरिटीज ऑफ स्किल, ये भी लिंग्विस्टिक है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, ये प्रिंसिपल तो है लेकिन लिंग्विस्टिक वाला नहीं है, पेडागोजिकल प्रिंसिपल है ये। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। और प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड वोकैबुलरी भी क्या है, एक कौन सा है अभी, लिंग्विस्टिक है। कंट्रोल्ड वोकैबुलरी क्या होता है, बच्चे को पहले थोड़ा हल्का सा सिखाया जाए, छोटे छोटे शब्द सिखाए जाएं, उसके बाद फिर बड़े शब्द सिखाए जाएं। तो ये था आज का आपका सोल्यूशन। आप सब लोगों ने इसको ध्यान से सुना। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आपका स्वागत है। आपको इस प्रकार के 30 टेस्ट मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।